दोस्तों, अब तक हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 पूरा कवर कर लिया है, जहां से आपका 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 2 है एलिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, जिसमें आपको ये समझना है कि जो एलिनेशन होता है कर्ता के द्वारा वो किस किस कंडीशन में एलिनेशन हो सकता है। पायस ऑब्लिगेशन ऑफ द सन्स ये 2005 में एबॉलिश कर दिया गया है, इसी कारण इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा बाकी सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एलिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में। एंड देन उसके बाद हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्टीशन के बारे में भी कि व्हाट इज पार्टीशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन हाउ अफेक्टेड, पर्सन हु हैव द राइट टू क्लेम पार्टीशन एंड हु आर एंटाइटल्ड टू शेयर, रूल्स रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, एलिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इस टॉपिक से 20 मार्क्स का अस्योर्ड क्वेश्चन आता है। बस आपको इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बना करके रखनी है और आपको समझना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसे आप समझ पाएंगे तो मार्क्स लाना बहुत आसान है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एलिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। एलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। इसका मतलब प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका ऑनरशिप ट्रांसफर किया जा रहा है, इस जॉइंट फैमिली के स्टॉक से निकाल करके किसी थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एलिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं जो एलिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो होता है वो 5 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, या तो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया है जिसमें ऑनरशिप सीधा ट्रांसफर हो जाता है ए से बी के पास। ए का मतलब आप यहाँ ये मान के चलिए कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का स्टॉक है। सेकेंड, आप इसे मोर्टगेज कर देते हैं जिसमें आपने अपनी गिरवी रख दी है जमीन को और उसके एवज में आप कुछ पैसा लेते हैं। थर्ड, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट 2 तरीके का हो सकता है, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। फोर्थ, दैट इज लाइसेंस के रूप में आप उसे दे सकते हैं। एंड फिफ्थ, दैट इज लीज के रूप में दे सकते हैं। और लीज भी 2 तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म के लिए लीज हो सकता है और परपेचुअल लीज हो सकता है। इन दोनों के बेसिस पर ही आपका ये लीज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो 5 तरीके से होता है, सेल, मोर्टगेज, गिफ्ट, लाइसेंस एंड लीज। इसके बेसिस पर होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है और वो क्या कंडीशंस है जिसके बेसिस पर एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी को वैलिड माना जाता है, उसे आप इनवैलिड नहीं करते हैं। एंड एक्सेप्ट ऑल दीज रीजंस दैट वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई नाउ। किसी और रीजन से यदि आप एलिनेट करते हैं प्रॉपर्टी को तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। वाइडेबल हो सकता है या वाइड हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्ट ऑफ द केस। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर फिर से आते हैं, अपने विज्ञानेश्वर जी आते हैं जिन्होंने मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉर्म किया था। इन्होंने बताया अपने बुक में कि देयर आर 3 केसेस जहां पर की प्रॉपर्टी को एलिनेट किया जा सकता है एंड दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय अदर को-पार्टनर्स। फर्स्ट आपको है आपातकाले। आपातकाले का मतलब होता है, आपातकाल का मतलब होता है हमेशा इमरजेंसी। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी प्रॉपर्टी को एलिनेट किया जा सकता है कर्ता के द्वारा। सेकेंड, कुटुंब अर्थे। कुटुंब अर्थ का मतलब ये हो गया कि परिवार के भरण पोषण के लिए आप इसे एलिनेट कर सकते हैं। एंड थर्ड होता है धर्मार्थे, अर्थात धर्म के कार्य के लिए आप इसे एलिनेट कर सकते हैं। धर्म का कार्य मतलब पायस पर्पस आपका हो सकता है, लाइक रिचुअल्स, रिलीजियस सेरेमनी एंड सो ऑन। तो हम लोग देखते हैं 1 by 1 जो इनके डेफिनेशन के हिसाब से है। आपातकाले का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी उस फैमिली के किसी एक पर्सन के साथ हो सकती है या फिर पूरे फैमिली के साथ हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, आपातकाले इमरजेंसी का सेंस 2 सेंस में होता है, एक व्यक्ति के सेंस में और दूसरा प्रॉपर्टी के सेंस में। इसका मतलब आपातकाल कंडीशन जो है प्रॉपर्टी पर भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में आप एलिनेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ लग रहा है, एहसास हो रहा है कि डेंजर आने वाला है, उस कंडीशन में भी आप एलिनेट कर सकते हैं। टू अवॉइड कैलेमिटी आप कर सकते हैं। डिस्ट्रेस का टाइम होगा उस वक्त आप एलिनेट कर सकते हैं। कोई अर्जेंट बेसिस का काम होगा तो आप कर सकते हैं, नॉर्मल काम के लिए आप नहीं करेंगे। और जब भी आपको ऐसा लगेगा कि अपनी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है अब उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना या दूसरी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड कंजर्व द प्रॉपर्टी आप दूसरी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, कभी भी जो भी ये एलिनेशन होगा प्रॉपर्टी का, दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रांसफर। कि सपोज अगर आप इसे बेच रहे हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर उस सेंस में यदि आप करते हैं तो दैट कैन बी वाइड और वाइडेबल, दैट डिपेंड्स। तो इसी कारण उस अर्थ में कभी नहीं होता। अब आते हैं कुटुंब अर्थ की बात करते हैं। कुटुंब अर्थ का मतलब ये हो गया कि अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं। लाइक भरण पोषण का मतलब है कि फूड, क्लोथिंग,
शेल्टर। इनफैक्ट एजुकेशन के लिए भी प्रॉपर्टी को एलिनेट किया जा सकता है, और इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा चीज आता है कुटुंबर्थे, अर्थात अपने परिवार के सस्टेनेंस के लिए जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट करते हैं, दैट इज वॉइड। नाउ नेक्स्ट इज धर्मार्थे। इसका मतलब हो गया कि धर्म के कार्य के हेतु आप अपने प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो प्रॉपर्टी एलिनेट होगा दैट इज फॉर रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। अब रिलीजियस सेरेमनीज और रिचुअल, जैसे कि आपको फ्यूनरल का खर्च अगर निकालना है तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। यदि पिंडदान देने की बात अगर आती है तो आप कर सकते हैं। तो इन सारे केसेस में इनफैक्ट धर्मार्थे में आपका ये भी आता है कि अगर आपको अपनी डॉटर की शादी करनी है तो वो भी धर्मार्थे का ही आपको माना जाता है, बिकॉज ये माना जाता है कि शादी के बाद किसी पर्सन का सेकेंड लाइफ चालू होता है, फर्स्ट लाइफ वहां एंड हो जाता है और सेकेंड लाइफ स्टार्ट होता है। तो ये भी एक धर्म का कार्य है, तो उस कंडीशन के लिए भी आप प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकते हैं। तो ये तीन था, आपातकाले, कुटुंबर्थे, धर्मार्थे, एज पर द ट्रेडिशनल टेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में इसमें क्या क्या चेंजेस आता है। मॉडर्न टाइम में जो इसका कैटेगराइजेशन किया गया है आप देखेंगे वो अमलगमेशन है इन्हीं चीजों का या मिक्सचर है इन चीजों का। जैसे मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं, 4 अर्थ के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट लीगल नेसेसिटी, सेकंड बेनिफिट ऑफ स्टेट, थर्ड परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस एंड इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, एंड फोर्थ दैट इज पेमेंट टू एंटीसीडेंट डेट। अब क्या है कि लीगल नेसेसिटी के अंदर ही जो है समटाइम्स पेमेंट टू एंटीसीडेंट डेट को ले लिया जाता है। तो बहुत जगह केवल 3 ही कैटेगरी माना जाता है और कुछ जगह 4 कैटेगरीज माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन ये है क्या इन डिटेल। लाइक अब अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लीगल नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट में कहीं भी लीगल नेसेसिटी के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, जो कि विज्ञानेश्वर जी ने प्रोपाउंड किया था, उसके तहत कहीं भी आपको चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन ये आपको इवॉल्व होता है इंडिया में टाइम टू टाइम एज पर द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशरी ने अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से जब डेफिनेशन दिया और प्रोनाउंसमेंट किया, उसके बेसिस पर ये लीगल नेसेसिटी सामने आता है। और इसमें ऐसा देखा जाता है जो पहले क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से कैटेगराइजेशन था उसका 2 चीजें ये अपने आप में कंटेन करता है। फर्स्ट आपातकाले एंड सेकंड कुटुंबर्थे। आपातकाले में हम लोगों ने देखा था पर्सन एंड प्रॉपर्टी दोनों के लिए जो है ये काम करता है, और कुटुंबर्थे में लाइवलीहुड अगर फैमिली के लिए जरूरी है तो फिर वहां पे होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर है लीगल नेसेसिटी। देखते हैं कैसे। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टेस्ट क्या होगा कि वो रियली में लीगल नेसेसिटी है या नहीं है। इसमें आपको ये कहा जाता है, जो कि बहुत पहले से आप जूरिस्प्रूडेंस के टाइम से ही सुनते आ रहे होंगे, रीजनेबल प्रूडेंट मैन, उनको अगर लगता है कि अपनी फैमिली के वेलफेयर और प्रॉपर्टी के वेलफेयर के लिए जो जरूरी है अगर वो कर रहा है, दैट इज लीगल नेसेसिटी। अब इसमें क्या है, 4 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। फर्स्ट एलिमेंट्स आपका होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नीड और पर्पस। जरूरी ये है लीगल नेसेसिटी के लिए कि उस वक्त आपके पास एक अर्जेंट नीड होना चाहिए और एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस या नीड अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप एलिनेट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। अगर आप करते हैं दैट इज वाइड और वाइडेबल। सेकंड होता है जो ये पर्पस जो होना चाहिए वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप इलीगल मींस के लिए या इलीगल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को अगर एलिनेट कर रहे हैं तो वाइड एंड वाइडेबल हो सकता है। थर्ड आपको ये आता है कि जिस वक्त आपके पास आपातकालीन कंडीशन आपको आ चुका है, इमरजेंसी सिचुएशन आ चुका है, उस वक्त आपके पास मनी नहीं है और आपके पास कोई अल्टरनेटिव वेज नहीं है उस कंडीशन और उस सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए, तब उस कंडीशन में आप प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकते हैं। ये आपको शो करना होगा। एंड फोर्थ जो कि वही कॉमन चीज है जो टेस्ट से आया हुआ है, दैट इज ऑर्डिनरी प्रूडेंट कॉमन मैन। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोचेगा, क्या उसके लिए बेस्ट होगा और उसके हिसाब से अगर वो काम करता है तो वो माना जाता है कि वैलिड है, अदरवाइज वाइड और वाइडेबल हो सकता है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज एग्जाम में इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो इसका 2 यूज है। फर्स्ट यूज है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी एग्जाम्पल आपके लिए जरूरी है, दूसरा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी एग्जाम्पल आपके लिए जरूरी है। किस बात को आप समझ ले। तो फर्स्ट आपको आता है कि फॉर प्रोवाइडिंग फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, और ये हम लोग देख रहे हैं कुटुंबर्थे के सेंस से आपको आ रहा है कि आपको फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर अगर अपने फैमिली को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। सेकेंड एजुकेशन, ये भी वही चीज है जो कुटुंबर्थे में हम लोगों ने देखा था। थर्ड है जनरल मेंटेनेंस, ये भी कुटुंबर्थे के कैटेगरी में आ जाता है। फोर्थ है मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रेन जो कि धर्मार्थे में आ जाता है। तो एक्चुअली में जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें कहीं भी आप अलग अलग कैटेगराइजेशन नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे उसका मिक्सचर देखेंगे जो क्लासिकल टेक्स्ट में था। तो अब क्या है कि बच्चे की शादी के लिए आप
खर्च कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ लिमिटेशन दिया हुआ। लिमिटेशन ये दिया हुआ है, अगर उस बच्चे की सेकंड मैरिज हो रही है उस कंडीशन में अगर आप प्रॉपर्टी एलिनेट करते हैं दैट इज वॉइड और वॉइडेबल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद यदि आप अगर माइनर की शादी कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर्टी आप एलिनेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज इलीगल मीन्स। माइनर की शादी आप नहीं करवा सकते हैं, इलीगल मीन्स के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो इसलिए वो वाइड और वाइडेबल होगा। देन उसके बाद आता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप खर्च कर सकते हैं, जो हम लोग देखते हैं कुटुंबार्थे के सेंस में आपको आता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडॉप्शन ऑफ माइनर सन, कोई माइनर सन को आपने अडॉप्ट किया है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, उस कंडीशन में अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर को डिफेंड करने के लिए आप इसका खर्च कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि इट इज अ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जो कि आपके और आपके फैमिली के ऊपर लगाया गया है, उस कंडीशन में आप खर्च करेंगे। लेकिन यदि आपके फैमिली का कोई मेंबर आपके फैमिली के किसी दूसरे मेंबर का मर्डर कर दिया है, उस कंडीशन में यदि आप खर्च करते हैं तो दैट इज वाइड और वाइडेबल, वो परमिसेबल नहीं है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसी कारण अगर मर्डर आपके फैमिली का मेंबर किसी और के फैमिली का मेंबर कर दिया है उस कंडीशन में आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम फैमिली का मेंबर अपने ही फैमिली के मेंबर का मर्डर अगर करता है तो उस कंडीशन में खर्च करना वाइड और वाइडेबल होगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर माइग्रेट कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली तो उस केस में ये लीगल नेसेसिटी के प्रीव्यू में आ जाता है। और अगर देखा जाए क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से ये कुटुंबार्थे में आ जाता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ फैमिली सेरेमनी, अगर मान लीजिए फिंडल या श्राद्ध इस दोनों में से कुछ भी करते हैं तो वो भी यहाँ पर लीगल नेसेसिटी में आ जाता है। जबकि हम लोग देखेंगे एसेंशियल रिलीजियस एंड रिचुअल्स में भी आपको ये चीज कवर होता है। तो याद रखिएगा ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाटर टाइट यहाँ पर डिमार्केशन है, बल्कि एक दूसरे पर ये ओवरलैप करता है समटाइम्स। उसके बाद फिर आते हैं, अगर एंटीसीडेंट अगर डेट है उस डेट के चुकता करने के लिए भी इस प्रॉपर्टी को एलिनेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई रेंट या उसका एरियर्स अगर बहुत ज्यादा हो चुका है उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू आपके पास है, टैक्स की लायबिलिटीज अगर है तो उसके पेमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर किसी और तरह का लिटिगेशन है आपके ऊपर अदर देन क्रिमिनल चार्जेस जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस लिटिगेशन के एक्सपेंसेस के लिए भी इसका खर्च किया जा सकता है। यदि फैमिली की प्रॉपर्टी कहीं मॉर्टगेज की हुई है तो वहां पर आपको अगर ये देखना है कि जो मॉर्टगेज की गई है प्रॉपर्टी उसका वैल्यू ज़्यादा है और जो आप सेल आउट कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर कम है, अगर उस कंडीशन में आप अगर ऐसा करते हैं तो ये चलता है। और याद रखिएगा ये चीज़ आपको बेनिफिट ऑफ स्टेट में भी आएगा। देन उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली स्टेट और गार्डन। ये आपको इस सेंस में कहा गया स्टेट एंड गार्डन कि अगर आपको ये इनकम का सोर्स है और उसके लिए आप अगर प्रॉपर्टी एलिनेट करते हैं तो उस कंडीशन में ये जस्टिफाइड है, ये एलिनेशन वाइड या वाइडेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेनिफिट ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो बेनिफिट ऑफ स्टेट में जो है दो वर्ड्स है दैट इज बेनिफिट एंड स्टेट। बेनिफिट का मतलब हो गया एडवांटेज, बेटरमेंट एंड प्रॉफिट, एंड स्टेट का मतलब हो गया लैंडेड प्रॉपर्टी। इसका मतलब फॉर द लैंडेड प्रॉपर्टी उसके एडवांसमेंट, बेटरमेंट या प्रॉफिट के लिए आप जो भी चीज करते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। और ये डिपेंड करता है किसी भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर। लाइक अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंसिव पर्पस के लिए या प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यदि आप प्रॉपर्टी को एलिनेट करते हैं तो ये जस्टिफाइड है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी के इंप्रूवमेंट के लिए या फिर एडवांटेज के लिए एलिनेट करते हैं तो फिर ये भी जस्टिफाइड है। अगर सपोज एग्जांपल आपको है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आपको आता है फिर लाइक अगर आप जो है एक ऐसे प्लेस, सपोज यहाँ एक प्लेस है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, स्टेट है, और ये एक ऐसे जगह पर है जो कि इनकन्वीनियंट जगह पे सिचुएटेड है, इनकम्बर्ड है और अनप्रॉफिटेबल अगर ये प्लेस है, अगर इस प्लेस को आप सेल आउट करके कोई अच्छा प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इनकन्वीनियंट ना हो, उस कंडीशन में ये एलिनेशन वैलिड है। अब सपोज ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा कल्टीवेशन का लैंड है, ये लैंड बिल्कुल उपजाऊ नहीं है और यहाँ पर किसी भी चीज को कल्टीवेट करने के लिए एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ता है, तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच करके किसी और जगह प्रॉफिटेबल एरिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो जस्टिफाइड है। अब इसके अलावा यदि आप चाहते हैं प्रॉपर्टी को बेच करके अपने फैमिली के बिजनेस को इनहेंस करने के लिए तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है अंडर दिस कैटेगरी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिलीजियस एंड इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपको मालूम है ये आपको धर्मार्थ के अंतर्गत ही आता है, जिसमें एग्जांपल है कि लाइक अगर मान लीजिए फिंडल का खर्च होता है या श्राद्ध का खर्च होता है, इनफैक्ट अगर मैरिज का भी खर्च अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में ये आपको आता है रिलीजियस एंड इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज में आता है। मैरिज में याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाई किया गया है मैरिज ऑफ अनमैरिड डॉटर। इसका मतलब क्या है कि जो डॉटर ऑलरेडी मैरिड है उसका अगर डाइवोर्स हो गया है और तब अगर आप उसका मैरिज करवा रहे हैं तो वो रिलीजियस एंड इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज में नहीं आता है।
और उसके लिए प्रॉपर्टी अगर आप एलिनेट करते हैं तो वो वाइड या वाइडेबल हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्ट। देन उसके बाद अगर चैरिटेबल एंड पायस पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं एलिनेट करने प्रॉपर्टी को तो वो चलेगा। चैरिटेबल के बाद अब आता है गिफ्ट के लिए। धर्मशास्त्रों में बहुत जगह ऐसा लिखा गया है कि अगर सपोज मान लीजिए ए अगर फादर है, इसका जो है 3 सन है, S1, S2 एंड S3। अब ये कहा गया कि अगर इनके बीच में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर हुआ होगा, दैट इज 1/4 सबको मिला होगा, तो ये ड्यूटी बनता है हर भाई का कि अपने प्रॉपर्टी में से 1/4 हिस्सा अपनी बहन को वो दे। सपोज अगर इसकी एक बेटी भी है D1, तो इसका मतलब 1/4 1/6 जो है हर भाई अपनी बहन को देगा। ये ऐसा कहा गया है धर्मशास्त्र में, और इसी कारण बहुत जगह जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ये दिखा है। समटाइम जुडिशरी ने कहा है कि 1/6 जो है फादर की प्रॉपर्टी में से या कोपासनी प्रॉपर्टी में से जब भी बंटवारा हो रहा हो तो डॉटर को दिया जाना चाहिए। अब डॉटर को गिफ्ट जो है 2 तरीके से दिया जा सकता है। फर्स्ट, उसके शादी के टाइम में दिया जा सकता है, जो कि आज के डेट में दहेज का कारण बन रहा है। एंड सेकेंड, उस डॉटर को आफ्टर मैरिज दिया जा सकता है, जो कि दहेज प्रताड़ना का कारण बन रहा है। जो का पार्ट्स, बट ये है कि गिफ्ट डॉटर को 2 सेंस में दिया जा सकता है। फर्स्ट, एक तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, एंड सेकेंड आफ्टर द मैरिज गिफ्ट आप दे सकते हैं, दैट इज टोटली जस्टिफाइड। उसके लिए अगर आप प्रॉपर्टी एलिनेट करते हैं वो जस्टिफाइड है, वाइड या वाइडेबल कैटेगरी में वो नहीं आता है। तो ये बेसिकली था एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और एक्चुअली में पायस ऑब्लिगेशन 2005 के बाद से इनवैलिड हो चुका है, जिसके वजह से हम लोग उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर और देखते हैं कितना क्वेश्चन इतने से ही हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एन एग्रीकल्चरिस्ट मिताक्षरा जॉइंट फैमिली कंप्राइज ऑफ एम, हिज वाइफ डब्ल्यू, माइनर सन एस एंड हिज डॉटर डी। एम मैरिड हिज डॉटर डी इन अनदर विलेज टू हिज फ्रेंड सन्स डी एच। द फैमिली हैज वास्ट एग्रीकल्चर लैंड एंड नो अदर प्रॉपर्टी। एम डाइड इन 2007. Soon after M's death, W took control of the entire family and the property. She sold a part of the property to her brother in 2009 at much lower price than the market price on the ground that it was left barren for the years. D challenges the sale of W, claims to be the karta and also for the share of agriculture property. Decide with the help of case laws. Case laws इस पे दिया हुआ, सो आपको पढ़ना है, बट बिना केस लॉ पढ़े हुए अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ साफ साफ कहता है she sold a part of the property to her brother at much lower price than the market price. तो इसलिए क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, बिकॉज ये कहीं भी आपका बेनिफिट ऑफ स्टेट में नहीं आ रहा है और ना ही बाकी किसी नेसेसिटी में फॉल कर रहा है, तो इसलिए ये वाइड हो जाएगा। बाकी आप केस लॉ पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय कर्ता ऑफ मिताक्षरा जॉइंट फैमिली। फर्स्ट कहता है, गिफ्ट ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ मैरिड डॉटर। ये कर सकता है बिकॉज हम लोगों ने देखा ये रिलीजियस ऑब्लिगेशंस में आ जाता है। देन इसके बाद, सेल ऑफ अ बिग लैंड अबाउट 6 miles अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द फैमिली लिव्स एंड यूटिलाइज द प्रोसीड्स फॉर रिनोवेशन एंड एडिशन इन द फैमिली हाउस। ये कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। कहता है, मिताक्षरा को उपासना कंसिस्ट ऑफ रमेश, फादर कम करता, एंड हिज 2 sons अनिल एंड अमित। द 2 extensive co-partner properties including 1 big land about 60 miles away from the Nirmana where his family lives. Ramesh sold this piece of land and utilized the sale proceed for the following purpose. First, renovation and addition in the family house. चलेगा। Payment of debt Ramesh which was taken for gambling purpose। तो अब ये देखिए, ये अनलॉफुल पर्पस जैसे ही आ गया, ये पर्पस जस्टिफाइड नहीं है। मैरिज ऑफ हिज 15 years ओल्ड सिस्टर। 15 years ओल्ड सिस्टर का मतलब हो गया कि आप माइनर की शादी कर रहे हैं, फिर ये परमिसेबल नहीं है। अब अगर इस ग्राउंड पे चैलेंज होता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है फॉर रीमैरेज ऑफ, रीमैरेज आ गया, परमिसेबल नहीं है। फॉर रीमैरेज, रीमैरेज वर्ड आ गया, परमिसेबल नहीं है। रिपे हिज पर्सनल डेट, पर्सनल अगर आ गया, यहाँ पर बात की गई थी एंटीसीडेंट डेट की, पर्सनल डेट आ गया, ये भी परमिसेबल नहीं है। टू परचेज ए हाउस सोसाइटी फ्लैट इन साउथ दिल्ली, ये परमिसेबल होगा, क्योंकि जब आप साउथ दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, तो आप अपने फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए ये आप कर सकते हैं, ये चलेगा। नेक्स्ट कहता है फॉर रीमैरेज, रीमैरेज जैसे ही वर्ड आपने देखा आप इसे कर देंगे नो। रिपे पर्सनल डेट बिल्कुल भी नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला हम लोगों ने देखा था। उसके बाद कहता है रिनोवेट द फैमिली हाउस इन नोएडा, रिनोवेट करने के लिए चलेगा। मैरिज 16 years नहीं चलेगा। डिपोजिट 10 लाख इन बैंक फॉर अर्निंग मंथली इंटरेस्ट ऑन इट, ये बिल्कुल गलत है, आप इंटरेस्ट अर्न करने के लिए नहीं ले सकते हैं, बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपका स्टेट है उसके प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट जो 4 कैटेगरी बताया गया था अगर उसमें फॉल करता है तो चलेगा। अदरवाइज पैसा लेकर के डिपॉजिट करके और उसका इंटरेस्ट आप खाएंगे, दिस इज नॉट परमिसेबल।
नेक्स्ट अब देखते हैं 2022 में क्या कहता है। सेम क्वेश्चन इस तरह का ही आता है। फॉर रीमैरेज नहीं होगा, रिनोवेशन, फैमिली हाउस चलेगा, गिफ्ट और ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी टू मैरिड डॉटर। अब इस पे लेंथ एंड ब्रेथ में आपसे बात की गई है, आप आराम से वहाँ पे कर सकते हैं कि कैसे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, कहाँ कहाँ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आपका हुआ है, एंड देन उसके बाद देना कैसे वैलिड है, ये सारी बातें आप लिख करके आ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द रूल इन हनुमान प्रसाद पांडे केस। अब जो उसमें रूल दिया गया है हनुमान प्रसाद पांडे केस का, उसको आप पढ़िएगा, वो आप कीजिएगा। देन कहता है मैरिज ऑफ 17 ईयर्स डॉटर नॉट परमिसेबल, mortgage property to redeem the remaining 4 items of the property of which one is residential house। अगर ज़रूरत है वो आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन चालू करने से पहले हम लोग एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, लाइक ऑथराइजेशन के बारे में। अगर मान लीजिए कर्ता ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट करना चाहता है तो उसे ऑथराइजेशन लेना होता है। ऑथराइजेशन दो तरीके का हो सकता है, फर्स्ट एक्सप्रेस ऑथराइजेशन एंड सेकेंड जुडिशियल ऑथराइजेशन। एक्सप्रेस ऑथराइजेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर ए फादर है, इसकी वाइफ AW है, इसके 3 बेटे हैं S1, S2 और S3 और एक डॉटर है D1। अगर इसमें से S1 और S2 ये दोनों मेजर है और S3 माइनर है, तो इस कंडीशन में ऑथराइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये एज बीइंग अ कर्ता ए की ड्यूटी है कि सारे के सारे को-पार्टनर से उनका कंसेंट ले, और खास करके मेजर को पार्टनर से। अगर ये कंसेंट इन्हें मिल जाता है तो ये एक्सप्रेस्ड ऑथराइजेशन कहलाता है। और अगर सपोज कंसेंट नहीं मिलता है इन दैट कंडीशन, या फिर S1, S2, S3 अगर ये तीनों के तीनों माइनर हैं, उन दोनों ही कंडीशन में कर्ता ड्यूटी बाउंड है कि वो जुडिशियल ऑथराइजेशन लेकर के आए जब उसे कंसेंट नहीं मिला हो या फिर माइनर हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए सारे के सारे लोग मेजर थे और इन्होंने कंसेंट नहीं दिया, जब ये जुडिशरी के पास करता जाता है तो उस जगह जुडिशरी इस बात को देखती है कि क्या जो 3 ग्राउंड दिया गया है जिसके बेसिस पर ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत इसे नहीं है, और वो कंडीशन ऐसा है जिसमें एज बीइंग अ कर्ता वो प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है, तो उस कंडीशन में जुडिशरी इसके राइट को वायलेट नहीं करेगी, बिकॉज कर्ता वहाँ एक मैनेजर है, उसकी अपनी एक ड्यूटी है, और उस चीज़ में अगर व्यवधान उत्पन्न करेगी जुडिशरी तो वो फैमिली के लिए गड़बड़ होगा और फैमिली के स्ट्रक्चर के लिए गड़बड़ होगा, जिसके वजह से अगर जुडिशरी इस बात से सेटिस्फाइड होती है कि कर्ता दिए गए तीनों कंडीशन के तहत ही ऑथराइजेशन मांग रहा है या प्रॉपर्टी एलिनेट करना चाहता है, तो उस कंडीशन में कर्ता प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है। अब आते हैं, सपोज ऐसा होता है कि कर्ता बिना किसी से पूछे हुए प्रॉपर्टी को एलिनेट कर देता है या करना चाह रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो वही कहता है राइट्स ऑफ को-पार्टनर अगेंस्ट एलिनेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय कर्ता। अब सबसे बड़ी बात क्या है इस केस में, यदि कर्ता उस प्रॉपर्टी को परमिटेड पर्पस के लिए एलिनेट करना चाह रहा है तो उस कंडीशन में को-पार्टनर प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये इनहेरेंट पावर है कर्ता का। सेकंड, अब आते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कंसेंट नहीं दिया है किसी प्रॉपर्टी के एलिनेशन के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2 चीजें हो सकती है। फर्स्ट, बिफोर एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं ये लोग? इस कंडीशन में जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ऊपर लिया था, इस कंडीशन में मानते हैं कि ए इज अ फादर, उसके 4 बच्चे हैं S1, S2, S3 एंड S4। अब सपोज ऐसा होता है कि ए प्रॉपर्टी एलिनेट करना चाहता है और उन्होंने ऑथराइजेशन नहीं लिया है बाकियों से, बाकियों ने कंसेंट नहीं दिया है, तो 2 चीजें हो सकती है। एक तो पहला कंडीशन हो सकता है बिफोर द ऑथराइजेशन, एंड सेकेंड हो सकता है आफ्टर द ऑथराइजेशन। बिफोर द ऑथराइजेशन, यदि S1 को लगता है कि कर्ता गलत कर रहा है और वो परमिटेड पर्पस के लिए एलिनेट नहीं कर रहा है, इन सच कंडीशन ये क्लेम कर सकता है अपने पार्टीशन के लिए। एंड एट द मोमेंट जैसे ही वो कर्ता के पास ये इन्फॉर्म करता है, अपना एक्सप्रेस इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन शो करता है कि उसे पार्टीशन चाहिए, उसे बंटवारा चाहिए, उस कंडीशन में कर्ता ड्यूटी बाउंड है इसका शेयर देने के लिए, और इसके शेयर को वहाँ प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, उसके शेयर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। अब जो बचा हुआ शेयर होगा उसमें से अगर कर्ता चाहे तो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, बट S1 के प्रॉपर्टी से एलिनेट वो नहीं कर सकता है। फर्स्ट थिंग तो ये हुआ। सेकेंड, यदि आप ये चाहे S1, S2, S3 इन लोगों ने भी अगर कंसेंट नहीं दिया है तो इस कंडीशन में जुडिशरी के पास जा सकते हैं, वहाँ सूट फाइल कर सकते हैं। सूट जैसे ही फाइल करते हैं तो लिस्पेंडेंस का मामला बन जाता है, जिसके वजह से जब लिस्पेंडेंस का मामला है तो उस वक्त कर्ता प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता है। सेकेंड चीज आते हैं आफ्टर द एलिनेशन। अगर मान लीजिए एलिनेशन हो गया है, उसके बाद क्या किया जा सकता है? तो उसके बाद
उस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है कि जो ग्राउंड स्पेसिफाइड किया गया है परमिटेड पर्पस के लिए, उस पर्पस के अंदर कर्ता ने प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं किया है और सूट फाइल किया जा सकता है। ये होता है आफ्टर एलिनेशन। अब बात आती है कि क्या सिर्फ कोपार्टनर ही केस फाइल कर सकता है और बाकियों का क्या है, जो नॉन कोपार्टनर हैं जिनका कि मेंटेनेंस का राइट है और बाकी चीजें हैं वो क्या कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी का एलिनेशन जो होता है, ये प्रॉपर्टी का ओन जो करते हैं ये सारे के सारे कोपार्टनर मिल करके आपस में करते हैं। नॉन कोपार्टनर का प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होता है, उनका राइट सिर्फ मेंटेनेंस के लिए होता है। तो इसी कारण क्या है, इफ दे आर नॉट अ कोपार्टनर दे कैन नॉट डिमांड फॉर पार्टीशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कर्ता प्रॉपर्टी एलिनेट कर रहा है उस कंडीशन में ये लोग अपोज भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनका राइट मेंटेनेंस का बनता है, वो एक अलग मैटर बनता है। तो ये था आपका राइट ऑफ कोपार्टनर अगेंस्ट एलिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय कर्ता। अगर होता है तो उसमें क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्टीशन पे। अब हम लोग बात करते हैं पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइड इनटू पार्ट्स और सेपरेट। ये इसका एक जनरल मीनिंग है, जबकि हिंदू लॉ के हिसाब से पार्टीशन का मतलब होता है डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी इन स्मॉलर, सेपरेट और इंडिपेंडेंट यूनिट। ये होता है पार्टीशन। और याद रखिएगा इस बात को, पार्टीशन तभी हो सकता है जब मिनिमम 2 कोपार्टनर होगा। अगर एक ही कोपार्टनर है तो उस कंडीशन में पार्टीशन नहीं होगा। जबकि अगर बात कहा जाए जॉइंट फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए एक कोपार्टनर से काम चल जाता है, 2 कोपार्टनर कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। बट पार्टीशन के लिए 2 कोपार्टनर का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कोपार्टनर नहीं होगा तब तक कोपार्टनरी प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होगा। तो इसी कारण मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 कोपार्टनर का। अब बात हम लोग करते हैं, सपोज अगर मान लीजिए केवल एक ही कोपार्टनर है तो उस कंडीशन में क्या होता है। अगर वो अपनी सिस्टर के लिए, मदर के लिए और बाकियों के लिए जो प्रोविजंस बनाता है उनको भी अगर पार्ट देता है तो क्या उसे पार्टीशन बोलेंगे? जी नहीं, दैट वुड बी नोन एज फैमिली अरेंजमेंट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड फैमिली अरेंजमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक इंसिडेंट्स ऑफ पार्टीशंस के बारे में, जिसमें कि 2 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, बट थोड़ा सा और यहाँ हम लोग एलिबरेटिव तरीके से जानेंगे। फर्स्ट आपका है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, सुना सुनाया वर्ड है आपके लिए। सेकेंड है यूनिटी ऑफ पोजेशन। थर्ड है द ज्यूरे पार्टीशन एंड फोर्थ है डिफेक्टो पार्टीशन। अब देखते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। अब जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था पहले भी, दिस इज अ प्रॉपर्टी जहां पर कि 4 भाई हैं, ए बी सी डी। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर इन चारों भाई का समान अधिकार है। ये होता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। और यूनिटी ऑफ पोजीशन का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा पार्ट किसका है। सो ये एज ए यूनिट के रूप में ये चारों भाई उसे पोजेस करते हैं, दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ पोजीशन। अब आते हैं पार्टीशन में इसका क्या रोल होता है। अब सपोज क्या होता है कि इसमें से एक भाई ए या बी या सी या डी, इसमें से कोई एक या आपस के सहमति से ये होता है कि चलो अब अलग हो चलते हैं और ये लोग पार्टीशन चाहते हैं। तो जैसे ही ये बात इनके बीच में होती है उसी वक्त कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ये माना जाता है कि ब्रेक हो गया या डिवाइड हो गया। इसका मतलब अब ये चारों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो गया। तो अब इनका कहना होता है कि एक काम करो, ठीक है, अपने अपने हिस्सा के बारे में बताओ किसको कौन सा पार्ट मिलेगा। अब वहां पर अगर ये लोग आपस में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये बताते हैं दिस पार्ट इज ऑफ ए, ये बी का हुआ, ये सी का हुआ, ये डी का हुआ, इन्होंने एक क्लियर डिमार्केशन कर दिया है कि कौन सा पार्ट किसका है, तो यहाँ ये माना जाता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक हो गया है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं द ज्यूरे पार्टीशन। इसी कारण आपको कहा गया है कि चाहे आपका एक पर्सन हो, चाहे म्यूचुअल एग्रीमेंट से, अगर ये लोग आपस में शेयर स्पेसिफाइड कर लेते हैं या डिमार्क कर लेते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इनके बीच में पार्टीशन हो गया है। और अब जो अगर ये लोग ज्वाइंटली एक साथ उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं तो टेनेंट इन कॉमन के रूप में आपको कर रहे हैं, ना कि ज्वाइंट टेनेंट के रूप में कर रहे हैं। ज्वाइंट टेनेंट अलग होता है, टेनेंट इन कॉमन अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर डिमार्केशन हो चुका है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं द ज्यूरे पार्टीशन। इसी कारण कहा जाता है आफ्टर द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट टेक्स प्लेस, एक्सटेंट ऑफ शेयर एंड ऑनरशिप फिक्स्ड
क्योंकि यहाँ पर किसका ऑनरशिप किस में है ये फिक्स हो चुका है। ऐसे ऑनरशिप पहले हर किसी का इस पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर था, बट यहाँ पर क्लियर डिमार्केशन हो चुका है। अब क्या है कि ये ऑनरशिप जो इनको मिल चुका है ये फ्लक्चुएट नहीं करना है। इसका मतलब कि ये पार्ट जो ए का है वो ए को ही मिलेगा, ना कि ये फ्लक्चुएट करके बी को मिल जाएगा और बी का पार्ट ए को, ये चीज नहीं होना है। तो इस वजह से यहाँ क्लियर डिमार्केशन है। नो लॉन्गर प्रोबेबल ऑफ फ्लक्चुएशंस, नो स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डूस, कि किसको क्या करना है नहीं करना है, ये चीजें अगर हो जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं द ज्यूरे पार्टीशन। इसका मतलब जैसे ही कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक होता है द ज्यूरे पार्टीशन हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि पार्टीशन हो गया। बट अब बात यहाँ पर ये आती है कि पार्टीशन होने के बावजूद, मतलब क्लियर डिमार्केशन हो गया है, फिर भी ये चारों भाई चाहते हैं एक साथ रखना। इसका मतलब यूनिटी ऑफ पोजीशन को ये लोग अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस वक्त यूनिटी ऑफ पोजीशन ब्रेक होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अब सी का कहना है कि वो अपने पार्ट पे अपना घर बनाना चाहता है, उसे अब कोई मतलब नहीं है बाकियों से, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ पोजीशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक होता है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मेट्स एंड बाउंड, कि हर कोई अपने अपने पार्ट में आपको अलग चला गया है। और इस प्रकार से क्या होता है कि इनके बीच में जो पहले क्लियर डिमार्केशन था केवल पार्टीशन का, अब एक्चुअल में फिजिकल पार्टीशन हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं de facto पार्टीशन। आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि जैसे ही कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक होता है उसमें वो हो जाता है द ज्यूरे पार्टीशन, और जैसे ही यूनिटी ऑफ पोजीशन ब्रेक होता है de facto पार्टीशन हो जाता है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होने का मतलब ही हो जाता है कि पार्टीशन हो चुका है, बट फिजिकल फॉर्म में अभी नहीं हुआ है, क्लियर डिमार्केशन हो चुका है। बट यूनिटी ऑफ पोजीशन का मतलब ये हो गया जैसे ही वो ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्लियर फिजिकल डिमार्केशन तो पहले हो ही चुका था, अब ये लोग फिजिकली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और पार्टीशन हो चुका है। यही था ये कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग पार्टीशन के नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग पार्टीशन। किस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो सकता है? आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, फर्स्ट आपका सेपरेट प्रॉपर्टी एंड सेकंड कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। तो जब भी पार्टीशन होता है दैट इज ऑफ कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, नॉट ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी, बिकॉज सेपरेट प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है एज पर HSA 1956, जिसमें मेल के सक्सेशन के लिए सेक्शन 8 दिया हुआ है, फीमेल के सक्सेशन के लिए सेक्शन 15 दिया हुआ है। अब एक बार देखते हैं पार्टीशन में होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। सपोज ए का दो बेटा है S1 एंड S2। S2 इज मैरिड with W and S1 is unmarried। अब इस केस में सपोज पार्टीशन अगर होता है तो 1/3 शेयर मिलता है A को, 1/3 शेयर मिलता है S1 को एंड 1/3 शेयर मिलता है S2 को। बिकॉज देयर आर 3 को-पार्टनर, इन तीनों में बराबर डिवीजन होता है, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों को मिलता है। ये हो गया पार्टीशन को-पार्टनरी प्रॉपर्टी का। अब इसके बाद सपोज ऐसा ये होता है कि S1 गुजर जाता है, मैरिड नहीं है, कोई भी इसका लीनियन डिसेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी वापस चला जाएगा A के पास और S के पास। लेकिन अब जो ये प्रॉपर्टी इनके पास वापस जाएगा दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सोल सर्वाइवरशिप, बट इट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि अब इसके प्रॉपर्टी को आफ्टर 1956 इनहेरिट किया जाएगा A और S2 के द्वारा, जो इन दोनों को इसका हाफ हाफ मिलेगा, दैट इज 1/6 फादर को मिलेगा एंड 1/6 इस भाई को मिलेगा। तो ये आपका होता है इनहेरिटेंस होता है प्रॉपर्टी, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप यहाँ पर लगता है। अब हम लोग देखते हैं जब पार्टीशन होता है तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है। सपोज अभी ये जिंदा ही फिर से कर देते हैं दोबारा, फिर देखते हैं क्या होता है। अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं जो भी पर्सन पार्टीशन के बाद, जहां पहले पार्टीशन से पहले जहां ये लोग कोपार्टनर थे, पार्टीशन के बाद आपस में इंडिविजुअल पर्सन हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी पहले कोपार्टनरी प्रॉपर्टी थी वो पार्टीशन के बाद इन दोनों की, इन तीनों की इनफैक्ट सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है। A की सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई ये, S2 की सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई ये, और S1 की सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई ये। तो हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी भी जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अब जो ये प्रॉपर्टी पोजेस किया जा रहा है S1 के द्वारा या S2 के द्वारा या A के द्वारा, ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर इनका कोई लीनियर डिसेंडेंट नहीं है तो। अगर S2 के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, S2S अगर जन्म ले रहा है, अब इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी हो जाएगा, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था। हम लोग देखते हैं कि पार्टीशन से पहले आपको क्या क्या करना जरूरी है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम्स बिफोर द पार्टीशन। अगर पार्टीशन हो रहा है तो उससे पहले क्या, अगर मेंबर डिमांड करते हैं तो जो करता है उन्हें अकाउंट देना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोविजंस बनाना पड़ेगा मेंटेनेंस का।
सपोज अगर यहाँ पर इनकी वाइफ होती तो इस वाइफ के लिए जो है मेंटेनेंस क्रिएट करना होगा, इसको रेसिडेंस देना होगा ज्वाइंट फैमिली हाउस में, ताकि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। अगर कोई अनमैरिड सिस्टर है तो उस अनमैरिड सिस्टर के रेसिडेंस के लिए व्यवस्था करना होगा, मेंटेनेंस उसका देखना होगा। उसके अलावा मैरिज का एक्सपेंसेस उस प्रॉपर्टी में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और जो बाकी बचा हुआ शेयर होगा वो आपस में डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टीशन से पहले जरूरी ये है कि जितना भी अकाउंट है पहले उस अकाउंट को सेटल कर लिया जाए, उसके बाद ही पार्टीशन होगा। और उस अकाउंट सेटलमेंट में जितना भी प्रोविजंस है, चाहे फ्यूनरल से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो या फिर वाइफ वगैरह के प्रोविजन से रिलेटेड हो, उन सब को निकालने के बाद ही पार्टीशन किया जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग पार्टीशन के लिए अलाउड हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हु कैन आस्क फॉर पार्टीशन। तो सबसे पहली बात यह है कि कोपार्टनर के पास राइट होता है पार्टीशन के लिए कहने का। तो इसी कारण इस केस में केवल कोपार्टनर ही कह सकता है पार्टीशन के लिए, उसके अलावा कोई और नहीं कह सकता है। अब सपोज ये केस आपको ऐसा होता है कि ए करता है, इसका 3 बेटा है S1, S2, S3। अब ये है कि S3 गुजर जाता है तो उस कंडीशन में S3 की वाइफ पार्टीशन के लिए नहीं कह सकती है, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा उस कंडीशन में S3 का शेयर S3 के वाइफ को मिलेगा यदि इनका कोई सन नहीं है तो। हिंदू विडो कैन गेट शेयर ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड इफ मेल डिसेंडेंट इज एब्सेंट। अब अगर वैलिड अडॉप्शन हुआ है तो उस कंडीशन में आपको मालूम है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है कंसीडर किया जाता है कि उस दिन ही उसका जन्म हुआ है, तो एज ए कोपार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है, वो मांग सकता है। उसके अलावा क्या है कि कोपार्टनर में जो मेजर और साउंड माइंड का होगा वही मांग सकता है, जो माइनर होगा वो डिमांड नहीं कर सकता है पार्टीशन का। लेकिन अगर माइनर को ये लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, कुछ मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, जहां कोर्ट माइनर के गार्जियन के रूप में चीजों को देखेगा और उसके हिसाब से अगर लगता है कि पार्टीशन होना चाहिए तो पार्टीशन करेगा। अब देखते हैं मोड ऑफ इफेक्टिंग पार्टीशन। किसी भी पार्टीशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि वो पार्टीशन अपने प्रॉपर चैनल से कर्ता के पास पहुंचे। अगर कर्ता के पास नहीं पहुंचता है तो वो पार्टीशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स है और जो भी आपका पार्टीशन का डिमांड होना चाहिए दैट शुड बी मैनिफेस्टेड क्लियरली एंड एक्सप्रेसिवली, जिसके लिए 3 एसेंशियल कंपोनेंट है। फर्स्ट, आपके इंटेंशन का फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप अलग होना चाहते हैं अपने फैमिली से, ये पहले आपका इंटेंशन का फॉर्मेशन आप करते हैं। देन उस चीज को आप डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद आप इसे कम्युनिकेट करते हैं कर्ता को, और अगर कर्ता एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आप कोपार्टनर को कह सकते हैं। देन उसके बाद होता ये है कि जब कर्ता को आप कम्युनिकेट कर देते हैं उस टाइम से ही आपका सेवरेंस हो जाता है और आपके पार्ट का यूज करता नहीं कर सकता है। इसी कारण कहा गया है डिक्लेरेशन मस्ट बी क्लियर एंड अनअम्बिगुअस। थर्ड पर्सन इस कंडीशन में एक चैनल बन सकता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन थ्रू विल के बारे में एक केस था, रागम्मा का केस था, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि यदि कम्युनिकेशन आप विल के थ्रू करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन होना चाहिए और दूसरी बात ये कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो अफेक्टेड पार्टी के पास बिल्कुल होना चाहिए और कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कोपार्टनर होना चाहिए। अब बात करते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ सेवरेंस ऑफ स्टेटस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी इफेक्टिव डेट ये डिपेंड करता है मैनर ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। आप अपने कम्युनिकेशन को डिक्लेयर कर सकते हैं वर्बली भी, रिटन भी, इनफॉर्मल लेटर के थ्रू भी। वर्बली का मतलब ये है कि अगर कोई कोपार्टनर अपने कर्ता के पास जाकर के एक्सप्रेसली इस बात को बताता है कि वो सेपरेट होना चाहता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली से, तो उस वक्त से ही सेवरेंस मान लिया जाता है, तो वर्बली यहाँ हो जाता है। रिटन आप नोटिस दे सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर आप भेज सकते हैं। उसके अलावा जो है आप फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू भी अपनी बातों को रख सकते हैं। देन फोन, फैक्स और ईमेल के थ्रू किसी भी तरीके से आप अगर कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी बातों को कर्ता के सामने, तो उसके बाद से ही सेवरेंस मान लिया जाता है। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट आपको है डेट ऑफ डिटर्मिनेशन। डेट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने डिटरमाइन कर लिया है कि आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली से अलग होना है और आपने अपने इस डिटर्मिनेशन के बाद कम्युनिकेट कर दिया उसे, तो जिस वक्त आपने इसे कम्युनिकेशन में डाल दिया उस वक्त से ही आपका डेट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है। डेट ऑफ कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि जब आपने कम्युनिकेट किया है वो किस वक्त कर्ता के पास पहुंचा है। जिस वक्त कर्ता के पास पहुंचता है दैट इज नोन एज डेट ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि जिस वक्त कर्ता के पास पहुंचता है उस वक्त से ही सेवरेंस मान लिया जाता है। देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक आपको ये कहता है, सपोज मान लीजिए आपका डेट ऑफ डिटर्मिनेशन जो था दैट वाज 1 जनवरी 2023 और उसके बाद वो लेटर जो है कर्ता के पास पहुंचता है 5 जनवरी 2023,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक ये कहता है कि पार्टीशन एक्चुअली में ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने अपना लेटर डाल दिया था कम्युनिकेशन के लिए उस दिन से ही ये मान लिया जाएगा कि पार्टीशन हो चुका है। तो इसमें डेट ऑफ पार्टीशन जो होगा दैट वुड बी 1 Jan 2023। अब होता ये है कि इन बिटवीन 1 Jan एंड 5 Jan कर्ता परमिसेबल ग्राउंड पर प्रॉपर्टी एलिनेट कर देता है। तो याद रखिएगा जो भी प्रॉपर्टी एलिनेट हुआ है उसका इफेक्ट उस पर्सन पे भी होगा जिसने अपना इंटेंशन एक्सप्रेस किया था कम्युनिकेशन के थ्रू और उसे पहुंचने में लेट हुआ है, तो उसके शेयर पर भी उस चीज का असर पड़ेगा। अब आइए इन सब चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब सपोज ये मान लीजिए ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली है जो दिल्ली में आपको रहती है। इसमें S1 बैंगलोर चला जाता है जॉब करने के लिए और S2 दिल्ली में ही रहता है। इसके साथ इसकी वाइफ और डॉटर भी चली जाती है। अब होता ये है कि बैंगलोर पहुंचने के बाद 1 जनवरी 2023 को ये एक लेटर अपने फादर को लिखता है कि वो ज्वाइंट फैमिली से अलग होना चाहता है, सिवर होना चाहता है। ये लेटर जो है फादर के पास पहुंचता है 5 Jan को पहुंचता है। इन बिटवीन क्या होता है कि 3 Jan को S2 की मृत्यु हो जाती है। अब अगर हम लोग देखें ऊपर जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था दैट वाज डेट ऑफ डिटर्मिनेशन, डेट ऑफ कैलकुलेशन, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग डेट ऑफ डिटर्मिनेशन को लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की थ्योरी के हिसाब से, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 1 Jan को अगर पार्टीशन हो चुका था तो उस कंडीशन में S3 को मिलता है 1/3 शेयर, फादर को मिलता है 1/3 और इसके पास 1/3 जाना था। लेकिन अब क्या होता है कि 3rd को ये गुजर जाता है जिसकी वजह से ये शेयर वापस फादर के पास चला जाएगा और S1 के पास कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यदि हम लोग डेट ऑफ कैलकुलेशन को अगर काउंट करते हैं दैट इज 5 Jan, तो इसमें क्या होता है कि ये कोपार्टनर आपको गुजर चुका है, 2 ही कोपार्टनर बचा। इस कंडीशन में S1 के पास हाफ शेयर आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की थ्योरी को आपको अपनाया जाता है और ये माना जाता है कि इन बिटवीन अगर कुछ भी अगर होता है तो उस चीज का इफेक्ट इस पे ही पड़ेगा। अब क्या होता है इस कंडीशन में कम्युनिकेशन जो हुआ पहुंचा है कर्ता के पास 5 Jan को, उस बीच में अगर ये गुजर जाता है तो उस चीज का असर इस पे ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हाफ शेयर इसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक और। चलिए हम लोग अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या होता है, ये फादर है, उसका 2 सन है S1 एंड S2। अब होता ये है कि S1 चाहता है सिवरेंस होने के लिए और इसके लिए 1 Jan 2023 को लेटर भेजता है फादर को। ये लेटर पहुंचता है फादर के पास 6 Jan 2023 को, बट इन बिटवीन फादर हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी सेल आउट कर देते हैं जस्ट टू मीट लीगल नेसेसिटी। अब उस कंडीशन में ये आप जानते ही हैं कि इसका इफेक्ट S1 के पार्ट पे ही पड़ेगा। अब होता ये है कि S1 3 Jan को एक विल जो है इनिशिएट कर देता है A के नाम पर कि इसकी प्रॉपर्टी A को दे दी जाए। अब सपोज ये होता है कि जब लेटर अगर पहुंचता है फादर के पास 6 Jan को, तो इस कंडीशन में ये होगा कि यदि ये जिंदा है और इसके जिंदा रहते हुए लेटर अगर फादर के पास पहुंच जाता है तो ये विल वैलिड होगा और उस कंडीशन में A को प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर जब लेटर फादर के पास पहुंच रहा है उससे पहले ये गुजर जाता है तो ये विल इनवैलिड हो जाएगा और प्रॉपर्टी A को नहीं मिलेगी। जस्ट बिकॉज जब तक जो है फादर के पास ये कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा है तब तक सिवरेंस नहीं हुआ है और जब तक सिवरेंस नहीं हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं बनती है और जब प्रॉपर्टी नहीं बनती है तो ये उस प्रॉपर्टी को विल नहीं कर सकता है A को, जिसके वजह से इसके गुजरने से पहले अगर कम्युनिकेशन हो गया है तब तो प्रॉपर्टी A को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी डेथ पहले हो जाती है और कम्युनिकेशन बाद में होता है, इसका मतलब लेटर बाद में पहुंचता है फादर के पास, तो उस कंडीशन में A का विल इनवैलिड हो जाएगा। A को जो दिया गया विल है वो इनवैलिड हो जाएगा और A को कुछ नहीं मिलेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने केस लॉ डिस्कस किया है उसके बेसिस पे ही है। कहता है शुभम जो है वो कोपार्टनर है, वो 4 June को अपने भाई को जो कि एक्चुअली में करता है उसे इन्फॉर्म करता है आई एम थिंकिंग ऑफ सेपरेटिंग, जो कि क्लियर इंटेंशन नहीं है। लेकिन 2 days के बाद जो है वो लेटर पोस्ट करता है। इसका मतलब वो 6th को लेटर पोस्ट करता है जिसमें अनइक्विवोकल इंटेंशन बताता है सेपरेट होने के लिए। 15th को ये अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है। उसके बाद शिवम का डेट हो जाता है 15th के बाद, दैट इज ऑन 20th को ये गुजर गया। बट इन बिटवीन 14th को जो है जो करता है वो बाईपास सर्जरी के लिए एलिनेट करता है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, और जो लेटर इसने 6th को भेजा था वो एक्चुअली में पहुंचता है 2 July को। तो अब आपको बताना है कि क्या निधि को जो गिफ्ट किया गया है प्रॉपर्टी वो वैलिड होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ता के पास जब लेटर पहुंचा है तब तक जिस पर्सन ने अपना इंटेंशन क्लियर किया है वो गुजर चुका है।
तो ऑब्वियस सी बात है गिफ्ट हो चाहे विल हो वो वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से निधि को नहीं मिल पाएगा। अब रही बात एलिनेशन मेड बाय नवीन इज वैलिड, ये बिल्कुल वैलिड है बिकॉज एज बीइंग अ कर्ता जो आपके पास परमिसेबल कंडीशन है उस कंडीशन में यदि आप एलिनेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को तो वो वैलिड है। तो ये है आपका। ऐसा ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा मैक्सिमम जगह जिसमें कि आपका टाइम दिया होगा, आपको एक्चुअली में इसे सही से पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आप इसका आंसर देंगे। सारा इजी है, हो जाएगा। अब तक आपने जितना पढ़ा है वहां से हो जाएगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेंगे। जैसे आप देखिए डिफेक्टो पार्टीशन, de jure पार्टीशन, माइनर राइट टू आस्क पार्टीशन, ये भी आपने देख ही लिया है। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है। सारा क्वेश्चन इजी है, आराम से हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 20 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है और बाकी 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख लिया। 100 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद मैं HSA पर वीडियो बना करके डाल दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।